हेलो फ्रेंड, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज इस चैनल पर हम मेंस के टेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन उसकी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। यह जो टेस्ट पेपर रहेंगे वह इंदौर की किसी न किसी प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान के रहेंगे। जैसे आज हम चेतन मीणा इंस्टीट्यूट इंदौर के टेस्ट पेपर फर्स्ट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, और जैसे ही मुझे इंदौर के अदर इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर जैसे कौटिल्य, महात्मा गांधी, वेदांत, आकार या दिव्य इंस्टीट्यूट के पेपर अवेलेबल होंगे, वैसे ही आपको इस चैनल पर सॉल्व कराए जाएंगे। इससे आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि आपको अदर इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज का बेनिफिट भी मिल जाएगा, और टेस्ट पेपर की क्वालिटी और लेवल का भी आपको आइडिया लग जाएगा। और कभी कभी यह भी देखा गया है कि इनकी टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट प्रश्न उठकर फाइनल एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो आप इस पेपर को लाइटली ना लें। यह जो पेपर्स हैं इंस्टीट्यूट के किसी ना किसी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3 मार्कर देखेंगे। आपको पता होगा इससे पहले वाले वीडियो में मेंस को ब्रीफ में समझाया गया था कि कितने पेपर होते हैं, वर्ड लिमिट क्या होती है, कट ऑफ कितनी जाती है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए। यहाँ आपको ब्रीफ में बता देते हैं कि जो 3 मार्कर हैं, एक पार्ट में 15 क्वेश्चन आते हैं, और 15 क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 2 लाइनें वहाँ पे दी होंगी, और जो शब्द सीमा होगी इसकी 10 शब्द लिखने होंगे। तो इसकी जो शब्द सीमा है हम लगभग 10 से 15 शब्द तक इसको ले जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाई लिपि। तो जो हड़प्पाई लिपि है यह भावचित्रात्मक है। यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। इसमें 64 मूल चिन्ह हैं, और इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, और इसमें मछली के सर्वाधिक चित्र का उपयोग किया गया है। तो आपके इतने में लगभग आप इन शब्दों को काउंट करेंगे तो आप 15 शब्द हो जाएंगे। आपको पूरा एज इट नहीं लिखना है। यदि आप ऐसा लिखेंगे तो इसके लिए तो आपको 5 लाइनें इसकी कंज्यूम हो जाएंगी, और वहाँ आपको इसका स्कोप नहीं होता है। जो 2020 से जो पैटर्न चेंज हुआ है तो उसमें आपको एज इट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, और उसके जस्ट नीचे आपको 2 लाइनें वहाँ पे खाली दी होंगी, तो आपको वहीं लिखना है। इन लाइनों के इर्द गिर्द या ऊपर नीचे आप कहीं नहीं लिख सकते हैं। तो आपको इस आंसर को सिर्फ 2 लाइन में ही लिखना है, और इसकी शब्द सीमा होनी चाहिए 10 शब्द, या अधिकतम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 15 शब्द तक। इससे ज़्यादा हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाई लाजवर्त जो एक भवन निर्माण सामग्री थी, कहाँ से आयात करते थे। तो जो हड़प्पा वासी थे तो एक लाजवर्त सामग्री थी, जैसे सीमेंट जैसी होती है, तो उसको ये लोग जो अफगानिस्तान का हिंदू कुश क्षेत्र है तो वहाँ के बदंगशाह से आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रुसफुट। तो रॉबर्ट ब्रुसफुट कौन है। तो रॉबर्ट ब्रुसफुट है जो यह एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद हैं, और इन्होंने भारत में पाषाणकालीन बस्तियों की खोज की है, और इन्हें प्राचीन भारतीय इतिहास का जनक भी माना जाता है, या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का फादर भी रॉबर्ट ब्रुसफुट को माना जाता है। तो आप इतना लिखेंगे। बाकी जो अदर इन्फॉर्मेशन है आप उसे अपनी जानकारी के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट है अभिधम्म कोश के रचनाकार कौन है। तो अभिधम्म कोश की जो रचना है बसुबंधु ने की है। आप सिर्फ इतना ही लिख देंगे, इसमें आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादा लिखने के चांसेस नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है बुलंदी बाग। तो बुलंदी बाग क्या है। तो बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का एक प्राचीन स्थान है, और यहाँ से लकड़ी के भवन अवशेष प्राप्त हुए हैं, और इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है। तो इसकी खोज का श्रेय स्पिनर महोदय को जाता है। तो सिर्फ इतना लिखेंगे, और आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे नहीं लिखना है 3 मार्कर में, क्योंकि वहाँ आपको 2 लाइनें होंगी, तो इसलिए आप जो सारे शब्द हैं कॉमा लगा लगा कर आप लिखेंगे। नेक्स्ट है अशोक का रुमनदेही स्तंभ लेख। तो जो अशोक का रुमनदेही स्तंभ लेख है तो यह कहाँ से मिला। तो इसका सबसे पहले हम स्थान लिख देंगे। यह कपिलवस्तु लुम्बिनी में मिला है, और यह जो स्थान है यह बौद्ध के जन्म से संबंधित है, और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जब लुम्बिनी की यात्रा की थी तो इसको उत्कीर्ण करवाया था। तो इससे क्या जानकारी मिलती है। इससे जानकारी मिलती है कि इन्होंने लुम्बिनी ग्राम का जो धार्मिक कर है उसको माफ कर दिया था, और जो भू राजस्व की दर है 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। तो आप इतना लिखेंगे। तो एक बार इसको हम बताएंगे ब्रीफ में कि आप कितना लिखेंगे। आप लिखेंगे सबसे पहले रुमनदेही अभिलेख। तो अशोक का रुमनदेही अभिलेख, इस शब्द को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन है। तो आप आंसर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्थान लिखेंगे या प्राप्ति लिखेंगे। तो कपिलवस्तु लुम्बिनी, कोष्टक में लिख देंगे बौद्ध का जन्म स्थान, और जानकारी लिखेंगे आप कि धार्मिक कर माफ कर दिया, भू राजस्व की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी। सिर्फ आपको इतना लिखना होगा। इतने में आपकी 2 लाइनें भर जाएंगी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में बलि और भाग क्या थे। तो बलि और भाग एक राजस्व थे। तो यह मौर्यकालीन राजस्व थे।
प्राचीन मौर्यकालीन राजस्व थे? तो देखते हैं इसमें, भाग और बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उससे जानकारी प्राप्त होती है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी होता था। मतलब जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका एक पार्ट राजा के कोष में जाता था, और इस प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत होता था। तो यह दोनों राजस्व के स्रोत हैं। तो आप कितना लिखेंगे? आप ये लिखेंगे कि मौर्यकालीन प्राचीन राजस्व के स्रोत, और भाग भाग करके आप लिखेंगे डैश करके कि यह जो भूमि से उत्पन्न उत्पादन का एक भाग का अधिकारी राजा होता था, और बलि भी एक राजस्व का स्रोत होता था। इतने में आपकी 2 लाइनें भर जाएंगी और आपके लगभग 10 से 15 शब्द भी हो गए। नेक्स्ट है एक ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण क्या है? तो जो सातवाहन शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी, तो उसको नासिक अभिलेख में एक ब्राह्मण कहा गया है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे गौतमीपुत्र सतकर्णी को नासिक अभिलेख में एक ब्राह्मण कहा गया। एक लाइन भर गई आपकी। दूसरी लाइन में आप लिखेंगे कि इसका अर्थ या इसका तात्पर्य अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक या एकमात्र ब्राह्मण भी इसका अर्थ होता है। तो आप इतना लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में अप्रहरत क्या है? तो गुप्त काल में जो अप्रहरत क्या है? तो यह एक भूमि है। तो यह गुप्तकालीन बंजर भूमि का एक प्रकार है। तो वह भूमि जिस पर खेती ना की गई हो अप्रहत भूमि कहा जाता है, और यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक टर्म है। नेक्स्ट है खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर। तो खजुराहो का जो मतंगेश्वर मंदिर है, तो इसके बारे में, यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में है। तो आप क्या लिखेंगे? आपको आएगा मतंगेश्वर मंदिर। तो खजुराहो छतरपुर, मध्य प्रदेश के खजुराहो छतरपुर में स्थित भगवान शिव को समर्पित। एक लाइन कंप्लीट हो गई। दूसरी लाइन में आप लिखेंगे निर्माण काल राजा धंग के समय और शैली नागर शैली। इतने में आपकी 2 लाइनें भर जाएंगी, और इसमें आप सटीक आंसर है, इसमें चांसेस हैं कि आपको 3 में से 3 नंबर भी मिल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान जैन विद्वान हेमचंद। तो महान जैन विद्वान जो हेमचंद है, यह कौन है? तो इसमें आप लिखेंगे कि यह सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो यह आप लिख देंगे कि जो महान जैन विद्वान हेमचंद हैं, जो सोलंकी वंश के राजा जयसिंह सिद्धराज के समय यह बहुत फेमस हुए, और जो इनके उत्तराधिकारी कुमारपाल हैं, वह कुमारपाल के सलाहकार के रूप में भी इनने अपनी सर्विस दी। किसने? हेमचंद ने। नेक्स्ट है तबकात नासरी। तो जो तबकात नासरी है, यह सल्तनत कालीन जानकारी का प्रमुख स्रोत है, और इसके जो लेखक हैं मिनहाज उल सिराज। किसने इसको लिखा है? तबकात नासरी को मिनहाज उल सिराज ने लिखा है, जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित है। तो यह किससे संबंधित है? यह बुक जो सुल्तान थे नसरुद्दीन, उनको यह समर्पित है। फिर आप फाइनल लिखेंगे कि इससे जानकारी क्या प्राप्त होती है। तो आप लिखेंगे कि इस पुस्तक से गौरी का भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन इसमें मिलता है, और यदि और आप के पास यदि स्पेस बचता है लिखने के लिए, तो आप लिख देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। सिर्फ इतना लिखने का यहाँ पे स्कोप है। यदि आप ये पॉइंट भूल जाते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि रावर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में दस्तारबंदान कौन थे? तो जो सल्तनत काल में दस्तारबंदान कौन थे? तो सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्ति या जो उलेमाओं का समूह होता था, उन्हें दस्तारबंदान कहते थे। और इनकी पहचान क्या होती थी? ये सर पर पगड़ी पहनते थे। तो जो पगड़ी पहने जाने वाले जो उलेमा होते थे, उन्हें दस्तारबंदान कहते थे। और इनकी पहचान क्या थी? सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी यह धारण करते थे। नेक्स्ट है दीवाने आरिज। तो दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज, तो यह बलबन ने स्थापित किया था। तो यह सल्तनत काल में बलबन द्वारा स्थापित किया गया एक प्रमुख सैन्य विभाग। इसका अध्यक्ष आरिज ए मुबालिक, और कार्य सैनिकों की भर्ती, घोड़ों और सैनिकों का हुलिया रखना और निरीक्षण करना, और उनके खाद्यान्न आदि की व्यवस्था करना, यह इसका कार्य हो गया। नेक्स्ट है तुज्जार ए खास। दिल्ली सल्तनत में किसे कहा जाता था? तो तुज्जार ए खास दिल्ली सल्तनत में व्यापारियों के समूह को कहा जाता था। तो देखते हैं और डिटेल पढ़ते हैं। वह व्यापारी जो एक स्थान से दूसरे स्थान माल को ले जाते थे। तो सल्तनत काल में देश के अंदर उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। इसके अतिरिक्त गाँव में फसलों का उत्पादन होता था, इसलिए गाँव से शहर
एवं एक उत्पादन केंद्र से दूसरे उत्पादन केंद्र के मध्य व्यापार का विकास हुआ। तो अतः इन्हीं व्यापारी समूहों, जो व्यापारी हैं समूह में व्यापार करते थे, तो व्यापारियों के समूह को तुज्जार ए खास कहा जाता था। तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि तुज्जार ए खास है, व्यापारियों का समूह है, और यह सल्तनत काल में यह शब्द प्रयोग होता था। 3 मार्कर के जो 15 क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद आते हैं 5 मार्कर पे। जो 5 मार्कर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको 10 प्रश्न करने होंगे। कितने? 10 प्रश्न करने होंगे 5 मार्कर, और इसके लिए टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे आपके? 50 अंक हो जाएंगे। और इसमें जो शब्द सीमा होती है, इसके लिए आपको आधा पेज मिलता है, और शब्द सीमा 50 शब्द होते हैं, और आधे पेज में लगभग आपको 12 से 13 लाइनें आपको यहाँ पे आवंटित की जाती हैं। एक पेज में आपको 5 मार्कर 2 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाबर की सफलता के कारण लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट होता है 5 मार्कर का, यहाँ पे यदि इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है तो आप लगभग एक लाइन या 1.5 या लगभग 2 लाइन में आप इंट्रो खत्म कर सकते हैं। 2 लाइन से ज़्यादा इंट्रो को एक्सटेंड नहीं करेंगे, उसके बाद मेन बॉडी पार्ट पे आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में यदि इंट्रो देखें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो बाबर ने सल्तनत की सत्ता को समाप्त कर मुगल सत्ता को स्थापित किया, इसके जो सफलता के कारण निम्न थे। अदरवाइज आप एज इट इंट्रो भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे दिया है। जैसे कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीति अस्त व्यस्त थी। भारत में अनेक छोटे राज्य थे जो कि आपस में लड़ा करते थे। कोई भी ऐसा शक्तिशाली राज्य नहीं था जो बाबर का सामना कर सके। इसी का फायदा उठाकर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, जिसके प्रमुख सफलता के कारण थे। तो पहला जो कारण है यहाँ पे आप लिखेंगे अफगान सरदारों का विद्रोह, फिर डैश करके लिखेंगे कि इब्राहिम लोदी की नीतियों के कारण अफगान सरदार उससे असंतुष्ट थे और जिनने विद्रोह कर दिया। फिर नेक्स्ट डालेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि बाबर की युद्ध कला, फिर डैश करके लिखेंगे कि बाबर की युद्ध कला वैज्ञानिक थी, उसने तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया और साथ ही तोपखाने का प्रयोग किया। तुलगमा जो रणनीति है, इसमें क्या होता है कि सेना को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पीछे साइड से भी उस पर आक्रमण करते हैं, जैसे कि बाहुबली मूवी में दिखाया गया था। फिर थर्ड पॉइंट है कुशल सेनापति, फिर डैश करके आप लिखेंगे कि बाबर स्वयं एक अच्छा कुशल सेनापति एवं सैनिक था जिसने कुशल नेतृत्व सेना को प्रदान किया। फिर फोर्थ पॉइंट आप डालेंगे कि दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली, भारतीय युद्ध प्रणाली दोषपूर्ण, फिर डैश करके लिखेंगे कि भारतीय युद्ध प्रणाली है जो पारंपरिक थी और भारतीय सेना में हाथियों की भरमार थी। जो बाबर ने जो तोपों का प्रयोग किया तो उसकी मार से यह हाथी भाग खड़े हुए जो अपनी सेना के लिए ही घातक सिद्ध हुए। फिर पांचवा पॉइंट है कि इसमें आप लिखेंगे कि राणा सांगा की आकुशल नीति, जैसे कि जो मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, तो इनने तुरंत आक्रमण कार्यवाही नहीं की। जब इन्होंने बयाना या पंजाब पे जब इनने अधिकार कर लिया तो इनको जो राणा सांगा है तुरंत दिल्ली पर आक्रमण करना था, परंतु इनने ऐसा नहीं किया और ये शांत बैठ गए। तो इस कारण क्या हुआ कि बाबर ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और युद्ध की पूरी व्यूह रचना तैयार कर ली और इसका उनको पर्याप्त समय मिल गया। और जब इन्होंने राणा सांगा पर अटैक किया तो बाबर की इसमें जीत हो गई खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसा और कन्नौज के युद्ध पर टिप्पणी कीजिए। तो आप हेडिंग डालेंगे चौसा के युद्ध, यह 1539 ईस्वी में हुआ। हुमायूं की वापसी के बाद शेर खान ने अपनी शक्ति बढ़ाकर जौनपुर और रोहतासगढ़ के महत्वपूर्ण दुर्गों पर अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति को देखते हुए हुमायूं मार्ग से ही वापस लौट गया और चौसा नामक स्थान पर उसने शेर खां की सेना का मुकाबला किया और इस युद्ध में हुमायूं घायल हो गया और उसने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा कि चौसा के युद्ध डैश करके लिखेंगे हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ। कारण लिखेंगे तो कारण में आप लिखेंगे कि शेर खां ने जौनपुर और रोहतासगढ़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फिर इसका परिणाम लिखेंगे तो परिणाम में लिखेंगे आपकी हुमायूं घायल हो गया और उसने नदी में कूदकर अपनी जान बचा ली और शेर शाह इसमें विजयी हुआ। फिर नेक्स्ट लिखेंगे कन्नौज का युद्ध, इसे कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। यह 1540 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें जिस समय हुमायूं आगरा पहुंचा वहां उसे शेर खां के आने का समाचार मिला। हुमायूं ने अपनी सेना को शेर खां के विरुद्ध भेजा। इस युद्ध में शेर खां का पुत्र मारा गया। इस पर शेर खां ने कन्नौज नामक स्थान पर हुमायूं की सेना पर घातक प्रहार किए। युद्ध इतनी तीव्रता से हुआ कि मुगल सेनाओं को अपने तोपखाने के प्रयोग का भी मौका नहीं मिला। इस युद्ध में हुमायूं ने एक हाथी पर चढ़कर अपनी जान बचाई
और यह युद्ध अफगानों एवं मुगलों का अंतिम युद्ध था जिसने हुमायूं के भाग्य का निर्णय कर दिया। तो देखिए यदि आप इतना लिखेंगे तो इसमें तो वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ इतना स्कोप नहीं है कि आप ये सब लिख सकें। तो आपको क्या लिखना होगा, आप हेडिंग डालेंगे कन्नौज का युद्ध 1540 में, इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। यह हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ। और इसमें लिखेंगे कि इसमें आप लिखेंगे कि मुगल सेनाओं को अपने तोपखाने का प्रयोग का भी अवसर नहीं मिला, युद्ध इतनी तीव्रता से हुआ और हुमायूं ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और वह भाग गया। इसमें किसकी विजय हुई, शेर खां की विजय हुई और हुमायूं हार गया। फिर आप इन युद्धों का संयुक्त परिणाम लिखेंगे या प्रभाव लिखेंगे। तो इसका जो परिणाम है, कन्नौज युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद शेर खां ने आगरा पर अधिकार कर लिया और शेरशाह सूरी ने भारत में शेरशाह सूरी है उसके बाद भारत का सम्राट बन गया और हुमायूं ने भारत में शरण ना मिलने की आशा छोड़कर यह काबुल चला गया और वहाँ उसके भाई कामरान ने भी उसकी सहायता नहीं की। फिर यह बाद में लौटता है, तब तक यहाँ पर किसका शासन रहता है, शेरशाह सूरी का ही शासन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह के मालवा अभियान पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका सबसे पहले इंट्रो देखेंगे, उसके बाद इसके कारण देखेंगे कि क्या कारण रहे। तो शेरशाह के समय मालवा का जो प्रमुख शासक था कादिर शाह, तो मालवा पर जो पहले हुमायूं का अधिकार था, परंतु क्या हुआ कि जैसे ही हुमायूं भारत से भाग गया तो जो कादिर खां है उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अतः मालवा पर अधिकार करना शेरशाह के लिए बहुत आवश्यक था। तो नेक्स्ट अब इसके कारण देखेंगे कि उसने क्यों अटैक किया शेरशाह ने मालवा पर। तो इसके जो पहले कारण हैं कि कादिर शाह ने स्वयं को स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी, स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दूसरा कारण है कि हुमायूं द्वारा पुनः मालवा पर अधिकार करने की संभावना थी, क्योंकि देखिए यदि शेरशाह से यह स्वतंत्र हो गया कादिर शाह तो यह संभावना बनी रहती कि हुमायूं वापस आकर मालवा पर अधिकार ना कर ले और शेर खां के विरुद्ध फिर से युद्ध की तैयारी ना करने लगे। तो यह भी एक कारण था। तीसरा कारण था कि मालदेव भी मालवा पर अधिकार करने हेतु प्रयत्नशील था, मतलब जो मालदेव था वह भी मालवा पर अधिकार करने की अपनी इच्छा रखता था। जो चौथा पॉइंट है, कादिर शाह द्वारा शेरशाह के पुत्र कुतुब खां की कालपी के युद्ध में सहायता न करना। जब कालपी का युद्ध हुआ था उसमें जो शेरशाह सूरी का जो पुत्र था कुतुब खां, तो जो कादिर शाह ने उसकी सहायता नहीं की थी, इसलिए यह शेर खां रुष्ट हो गया था और उसने अटैक करने का यहाँ पे प्लान बनाया। तो फिर लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखेंगे, अतः उपर्युक्त कारणों से प्रेरित होकर शेरशाह ने मालवा पर 1541 में आक्रमण कर दिया और रास्ते में उसने क्या किया कि ग्वालियर के दुर्ग पर भी विजय प्राप्त की। शेरशाह के मालवा पहुंचने पर कादिर शाह ने समर्पण कर दिया और शेरशाह ने सुजात खां को मालवा का सूबेदार बना दिया। तो आपको इतना लिखना होगा। इसके जो सिंपल कारण है आप पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे और ऊपर इंट्रो, लास्ट में आप कंक्लूजन लिख देंगे। वर्ड लिमिट इसकी सफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकार युद्ध का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो जो शाहजहां के पश्चात उसके जो 4 पुत्र थे उनमें शासन के अधिकार को लेकर उत्तराधिकार के युद्ध उसके 4 पुत्रों के मध्य हुए, तो उन्हीं का विवरण देना है। इनके मध्य लगभग 4 युद्ध हुए। तो देखते हैं, पहला युद्ध जो 14 फरवरी 1658 को बहादुरपुर या बनारस के निकट युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में सुजा और शाही सेना के मध्य संघर्ष हुआ। फलतः इसमें सुजा पराजित हुआ और शाही सेना की जीत हुई। फिर इसके बाद ये फर्स्ट युद्ध हो गया। इसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 25 अप्रैल 1658 को यह धर्मत में हुआ। तो इस युद्ध को धर्मत का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में क्या हुआ कि शाही सेना की तरफ से जसवंत और कासिम खां शाही सेना की तरफ से इन्होंने नेतृत्व किया और इनका मुकाबला मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। तो इसमें शाही सेना इस बार हार गई। फर्स्ट में शाही सेना जीत गई थी, दूसरे युद्ध में शाही सेना हार गई और मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना इसमें विजयी हुई। फिर इसमें तीसरा युद्ध जो हुआ था 8 जून 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। आगरा के पास है सामूगढ़, तो इसे सामूगढ़ का युद्ध भी कहते हैं। ये कभी 3 मार्कर में भी इंडिविजुअल पूछा जा सकता है आपसे, कभी धर्मत का युद्ध, कभी सामूगढ़ का युद्ध। तो जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था इसमें औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना और शाही सेना के मध्य फिर से युद्ध हुआ और युद्ध भी तुरानी खलीलुल्लाह की गद्दारी से यह हार गया। फिर जो बाद में हुआ, जो तृतीय युद्ध के बाद ये चौथा युद्ध हुआ, तो औरंगजेब ने मुराद को धोखे से कैद कर सलीमगढ़ किला जीत लिया। 3 जनवरी 1659 को इलाहाबाद के लिए खाजवा के युद्ध में औरंगजेब की सेना ने सुजा को हरा दिया।
फिर जो अंतिम युद्ध हुआ 12 मार्च 1659 को हुआ, यह अंतिम युद्ध है। यह देवराय का युद्ध है जिसमें औरंगजेब अंतिम रूप से जीत गया और उसने मुगल गद्दी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो नगर की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसमें सबसे पहले इंट्रो देंगे, फिर पॉइंट फॉर्म में इसको लिखते जाएंगे। तो सर्वप्रथम इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था एक राजतंत्रात्मक ना होकर कैसी थी, जनतंत्रात्मक थी। हिंदी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। फिर यह सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तांबे तथा टिन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे, मतलब यह मिश्र धातु से भी परिचित थे। यहाँ से बृहद स्नानागार, अन्नागार के अवशेष व पुरोहितों की मूर्ति इत्यादि प्राप्त हुई है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड और जलाशय बने हुए हैं, जैसे कि आप इस इमेज में आप बीच में देख सकते हैं, जलकुंड या जलाशय हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। ईंटों से निर्मित इस विशाल इमारत की लंबाई चौड़ाई इतनी दी गई है, हालांकि इतना नहीं लिखना होगा आपको, आप सीधा लिखेंगे पक्की ईंटों से निर्मित है। स्नानागार में पानी बड़े कुओं से आता था तथा पानी निकलने के लिए नालियां भी थी, मतलब जल निकासी की भी व्यवस्था यहाँ से थी। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है और हड़प्पा से भी अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। आपको ये मेजरमेंट आपको नहीं लिखना है। फिर बड़े बड़े भवन, जल निकासी प्रणाली मोहनजोदड़ो की विशेषताएं हैं। फिर हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी माना गया है। यहाँ से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिसको भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद या ICHR नई दिल्ली के पार्वती द्वारा पार्वती रूप में स्वीकार्य प्रदान की गई है, जो द्रव्य मोम विधि या लॉस्ट बैक्स मेथड से बनी हुई है। शहर में 7 बार बसने बाढ़ से लुप्त होने के भी यहाँ प्रमाण मिले हैं। फिर मानव कंकाल, जिसमें नरसंहार का अंदेशा भी होता है कि यहाँ पे बहुत सारे मानव कंकाल और उनके टीले मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया गया है कि यह नरसंहार बड़े पैमाने पर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो यज्ञ है राजसूय यज्ञ। यह यज्ञ है जो यहाँ पे मिसप्रिंट है, हटा लीजिए। यह यज्ञ राजा द्वारा राज्याभिषेक हेतु होता था। इस अनुष्ठान यज्ञ से प्रजा को यह विश्वास हो जाता था कि उसके सम्राट को एक दिव्य शक्ति है, और इसमें राजा रत्नियों के घर जाता था, मतलब राजा के जो मंत्री होते थे उनके घर यह जाता था। अश्वमेघ यज्ञ। इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में बिना किसी विरोध के गुजर जाता था, तो उस क्षेत्र पर राजा का एक छत्र अधिकार हो जाता था। और यह जो यज्ञ है अश्वमेघ यज्ञ, यह राजा की शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था और साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। यह सबसे ज़्यादा फेमस यज्ञ था। फिर नेक्स्ट यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ। जो वाजपेयी यज्ञ है, यहाँ पे इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। इसमें राजा को सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था और यह यज्ञ विशेषकर खाने पीने से जुड़ा होता था। इसमें क्या होता था कि राजा और उनके जो सहयोगी की रथ दौड़ होती थी, तो जो उनके सहयोगी होते थे इनको राजा को जानबूझकर यहाँ पे विजयी बना देते थे। इस यज्ञ को वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है अग्निष्टोम यज्ञ। इस यज्ञ में सोमरस पिया जाता था तथा अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ से पूर्व यज्ञिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना होता था। तो हमने कितने यज्ञ पढ़े? सबसे पहले राजसूय यज्ञ पढ़ा, फिर इसके बाद हमने अश्वमेघ यज्ञ पढ़ा, फिर उसके बाद वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के साम्राज्य विस्तार को समझाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि कनिष्क एक महान विजेता था। उसने युद्ध और विजयों के द्वारा कुषाण साम्राज्य का विस्तार किया। कनिष्क का जब राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में, तो कुषाण साम्राज्य में उस समय अफगानिस्तान आता था, सिंध आता था, बैक्ट्रिया आता था और पार्थिया या जो ईरान है वह इतने क्षेत्र कनिष्क के शासन के अंतर्गत शामिल थे। फिर कनिष्क ने अपनी विजयों द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र, जो वर्तमान बिहार का पटना, साकेत, कश्मीर एवं मालवा के क्षत्रप को हराकर इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पे जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में, जब जो हमारे पश्चिमी जो क्षेत्र थे, पहले अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया और पार्थिया या ईरान,
तो ईरान तक का क्षेत्र है यह कनिष्क के शासन के अंतर्गत आता था। परंतु जैसे ही उसने अपने युद्ध या साम्राज्य विस्तार प्रारंभ किया तो उसने पाटलिपुत्र, साकेत, कश्मीर और मालवा के क्षत्रप को हराकर इन क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार जो कनिष्क का शासन है कहाँ तक हो गया, मालवा तक हो गया, उत्तर से लेकर मालवा तक हो गया। सुई बिहार अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि इसने अपने शासन के 11वें वर्ष निचली सिंधु घाटी को भी इसने जीत लिया। नेक्स्ट है कनिष्क का सबसे जो प्रसिद्ध युद्ध था चीन के शासक के साथ युद्ध था। चीन का जो शासक था पांचाओ, उसके साथ युद्ध हुआ था, जिससे पराजित होने के पश्चात वह दोबारा विजयी हुआ। पहली बार जब युद्ध हुआ पांचाओ के साथ तो कनिष्क हार गया, परंतु दूसरी बार जब युद्ध हुआ तो कनिष्क इसमें विजयी हुआ। इस प्रकार चीनी तुर्किस्तान पर भी कनिष्क का अधिकार हो गया। इसके अतिरिक्त बैक्ट्रिया, ख्वाज्रिम, बुखारा पर भी उसका अधिकार था। साथ ही महान जो सिल्क मार्ग पर कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण था, जो कनिष्क की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। तो आप देखेंगे कि जो कनिष्क का साम्राज्य है वर्तमान भारत और यहाँ ईरान तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था, और इधर चीन के तुर्कमेनिस्तान तक इसका साम्राज्य विस्तार था, जो कि अभी तक भारत में जितने भी शासक हुए उसमें सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार कनिष्क का ही था। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पश्चात पहली बार विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसमें गंगा घाटी से लेकर सिंधु और आक्सस नदी की घाटियों के प्रदेश इसके साम्राज्य में सम्मिलित हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन धर्म कैसा था, समझाइए। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ कि ब्राह्मणवाद के पुनरुत्थान के कारण यज्ञ का प्रचलन यहाँ पे शुरू हो गया। भक्ति की अवधारणा के कारण अवतारवाद और मूर्तिवाद की भी परिकल्पना इसके साथ जुड़ गई। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णव भक्ति और शैव भक्ति दोनों का ही यहाँ पे विकास हुआ। शैव मार्गी और यहाँ वैष्णव मार्गी दोनों का ही विकास हुआ। भक्ति की अवधारणा उस युग की सामंती चेतना से प्रतीत होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण तत्वों के मध्य सामंजस्य के परिणाम स्वरूप भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ। तो दो प्रकार के वर्ग थे, एक तो ब्राह्मण और दूसरे गैर ब्राह्मण। उनके मध्य आपसी सामंजस्य था, कोई मतभेद नहीं थे, इसलिए भक्ति की अवधारणा का भी यहाँ विकास हुआ। जहाँ एक तरफ विष्णु के 10 अवतारों में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण सभी देवताओं को शामिल किया गया, वहीं पहली बार ब्राह्मण देवता मंदिर में स्थापित हुए और उनकी उपासना भी यहाँ पे शुरू हो गई। तो मंदिरों में जो मुख्य देवता के साथ सहायक देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की जाने लगी। तो ये इसका प्रचलन कहाँ से, उत्तर गुप्त काल से ही शुरू हुआ। फिर उसके बाद भक्ति की अवधारणा उस युग की सामंती चेतना से प्रेरित थी। जो भक्ति की अवधारणा है, तो जो सामंतीवादी प्रथा चली थी तो उन्होंने इसको प्रेरित किया। फिर गैर आर्य देवता भी लोकप्रिय हुए, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि विष्णु के 10 अवतारों में जो कई उनके अवतार थे वो गैर ब्राह्मण भी थे। तो इसलिए क्या हुआ कि गैर ब्राह्मण या अनार्य या गैर आर्य देवता भी यहाँ पे लोकप्रिय हुए। उदाहरण के लिए सर्प पूजा, पशु पूजा, मातृ देवों की पूजा आदि प्रचलित हुई। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मतांतर एवं दृष्टिकोण प्रचलित थे। गुप्त काल में आकर ये षड दर्शन जैसे कि सांख्य दर्शन, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा के रूप में स्थापित हुए। तो जो हमारे 6 दर्शन हैं उनकी अवधारणा भी यहीं पे प्रचलित हुई। फिर लास्ट इसका पॉइंट है भक्ति की अवधारणा के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म में महायान शाखा का विकास हुआ, और हमने देखा था कनिष्क भी महायान शाखा से ही संबंधित था, जिसे हम बोधिसत्व की प्रतिमा बनाने के रूप में भी यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबन के द्वारा किए गए कार्यों को रेखांकित कीजिए। बलबन ने साम्राज्य में होने वाले विद्रोहों और मंगोल आक्रमण से बचने के लिए केंद्रीकृत शक्तिशाली सेना का इसने गठन किया था, और इसके लिए इसने एक विभाग भी बनवाया जिसे दीवाने आर्ज या दीवाने अर्ज कहा जाता था। इस सैन्य विभाग में जो प्रमुख कार्य होता था घोड़ा और सैनिकों का हुलियाकरण करना और उनकी संपूर्ण व्यवस्था करना। सेना को अन्य सभी अधिकारियों से पृथक रखा गया। उसने एक सशक्त गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की। इसके सदस्य समस्त राज्य में फैले होते थे और सुल्तान को सूचना देते थे कि राज्य में क्या चल रहा है। बलबन द्वारा निर्मित कुशल गुप्तचर प्रणाली के कारण सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में इतना ज़्यादा भय फैल गया कि सुल्तान के विरुद्ध कोई आवाज़ ऊंची नहीं कर सकता था। इसलिए इससे विद्रोह की संभावना कम हो गई। फिर तीसरा था कानून व्यवस्था की स्थापना।
तो कानून व्यवस्था की स्थापना में उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने राज्य की जनता को मेवातियों या डाकुओं के आतंक से भी मुक्त करवाया और दिल्ली के चारों ओर जंगल को साफ करवाया ताकि डाकुओं का आतंक यहाँ से खत्म हो जाए, और जंगलों को साफ करवाकर आवागमन के लिए सड़क बनवाई और पुलिस चौकियां भी इसने स्थापित की। फिर बलबन ने मंगोल आक्रमण से राज्य की रक्षा के लिए उत्तर पश्चिम में एक दुर्ग श्रृंखला का निर्माण कराया तथा अपने जो उसका सबसे बड़ा पुत्र था शहजादा मोहम्मद, तो उसको वहां का शासन सौंप दिया, जो एक प्रबल मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए यह मारा गया। फिर नेक्स्ट है प्रसिद्ध कवि एवं विद्वान आमिर खुसरो और हमीर हसन ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत भी बलबन के टाइम पीरियड से ही इसने शुरू की थी। तो यह इसके प्रमुख कार्य हो गए, जैसे संक्षेप में देखेंगे। सबसे पहले दीवाने आर्य या सैन्य विभाग की इसने स्थापना करी, सशक्त गुप्तचर व्यवस्था इसने स्थापित करी, साम्राज्य विस्तार भी इसने किया, कानून व्यवस्था को भी स्ट्रॉन्ग करा इसने, और जो विद्रोहों का दमन किया, मंगोल आक्रमण से भी देश की या शासन की सुरक्षा करी। और इसी के टाइम पीरियड में आमिर खुसरो और अमीर हसन जैसे विद्वानों ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत करी। मतलब इसने आमिर खुसरो और अमीर हसन जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। तो ये इसके प्रमुख कार्य हो गए। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भू राजस्व में किए गए सुधारों को लिखिए। तो जो अलाउद्दीन खिलजी की सबसे पहले इसकी राजस्व व्यवस्था को बता देंगे कि भू राजस्व की दर उपज का 1/3 के स्थान पर इसने लगभग 50% या 1/2 लगान के रूप में यह वसूलने लगा। मतलब इसने राजस्व की दर को बढ़ा दिया। और इसने साथ ही बहुत सारे कर आरोपण कर दिए, जैसे कि घर ही कर, आवास कर भी लगाने लगा, होम टैक्स, चरही कर, मतलब दुधारू पशुओं पर भी इसने चरही कर लगाया। इसके साथ ही उसने लगभग इसने 24 कष्टप्रद करों को इसने लगा दिया था। और यहाँ यह कर इसलिए इसने लगाए ताकि वह साम्राज्य का विस्तार कर सके और सेना को सुदृढ़ कर सके। फिर नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है खुम्स। युद्ध क्या होता था? खुम्स, युद्ध में लूटे गए माल को खुम्स कहते थे। तो लूट का धन अथवा गड़ी हुई संपत्ति की दर में परिवर्तन किया गया। पहले ऐसे धन में राज्य का हिस्सा 1/5 होता था और प्राप्तकर्ता का हिस्सा 4/5 होता था, परंतु अब राज्य का हिस्सा इसमें 4/5 हो गया और प्राप्तकर्ता का हिस्सा मात्र 1/5 हो गया, जिससे राजा के खजाने में बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट है अधिक से अधिक भूमि को खालिसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालिसा भूमि वो होती थी जो सरकारी भूमि कहलाती थी या शासन की भूमि होती थी। तो उसने अधिकांश भूमि को जब्त करके खालिसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, मतलब वह राज्य की भूमि हो गई। इसके तहत दान में मिल्क या जो बफ आदि जो भूमियाँ दी जाती थी, उलेमाओं आदि को दी जाती थी, तो इस जमीन को इसने वापस ले लिया। और दोआब क्षेत्र में कर मुक्त भूमि पर भी केंद्रीय नियंत्रण स्थापित हो गया। तो यह सारे कार्य जो सारे सुधार किए उसने भू राजस्व में वृद्धि के लिए किए ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके और जो उसके सेना के सुदृढ़ीकरण और साम्राज्य विस्तार में भी सहायक हो सके। फिर नेक्स्ट है भू राजस्व निर्धारण के लिए वैज्ञानिक विधि को अपनाया गया तथा भूमि का मापन किया गया, तब जाकर लगान का निर्धारण किया गया। तो इसने क्या किया? सबसे पहले भूमि का मापन करवाया, फिर जैसी भूमि जो उपजाऊ भूमि है उस पर अधिक टैक्स, कम उपजाऊ भूमि है या जो बंजर भूमि है उस पर बहुत ही निम्न टैक्स इसने लगाया। तो जिस प्रकार का उत्पादन उसके अकॉर्डिंग इसने टैक्स वहाँ पे लगाया। और लास्ट में 2 पॉइंट और रह गए इसमें। उच्च अधिकारियों से बकाया राशि वसूल के लिए दीवाने मुस्तक राज नामक अधिकारी की नियुक्ति की। मतलब एक इसने अलग ही विभाग बना दिया था, जो क्या था कि अमीर थे उन पर जो बकाया राशि थी उसकी वसूली के लिए। तो इससे क्या हुआ कि इसने इनडायरेक्टली जो अमीर थे उन पर नियंत्रण स्थापित किया ताकि वह विद्रोह ना कर सकें। और नेक्स्ट इसका लास्ट पॉइंट है मध्यस्थ। मतलब क्या होता है कि जो किसानों से जो वसूलने के लिए टैक्स बीच में इंटरमीडिएट का काम करते थे खूत, मुकद्दम और चौधरी। तो इसने यह इंटरमीडिएट को हटा दिया और उसने बोल दिया कि सीधी राजा के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यह लगान की वसूली होगी, या जो किसान हैं वह स्वयं अपना टैक्स जाके राजकोष में जमा कर सकते हैं। इससे क्या हो गया कि जो टैक्स चोरी है वह बीच में बच गई, बीच का जो खर्च बच गया और जिससे राजकोष में वृद्धि हुई और जिससे किसानों का शोषण भी कम हो गया। अब बचे हुए 11 मार्कर के 5 क्वेश्चन जो रह गए हैं वह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और PDF प्राप्त करने के लिए आप जो कमेंट बॉक्स में आपका एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं उसे ज्वाइन करके।
और नेक्स्ट वीडियो तक आप आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।